पैनक्रेटाइटिस आपकी जानलेवा होती है, लेकिन सारी पैनक्रेटाइटिस जानलेवा होती है ऐसा नहीं बोल सकते हैं। पड़ाव में जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो पहला जो हमारा स्टेप होता है कि हम पेशेंट की बहुत डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं। किसी की हिस्ट्री होती है शायद अभी 6 महीने से पैनक्रेटाइटिस हुई है, या फिर कई बार होती है कि 20 साल से हुई है। कई बार किसी को 2 ही अटैक आते हैं, तो कई बार किसी को 100 से भी ज्यादा अटैक आए हैं। पैनक्रेटाइटिस कई तरीके की होती है और उसमें एक खराब तरीके की पैनक्रेटाइटिस होती है, इसे हम नेक्रोटाइजिंग पैनक्रेटाइटिस बोलते हैं। ये एक तरीके की अक्यूट पैनक्रेटाइटिस ही हुई। पैनक्रेटाइटिस का जब तेज अटैक आता है तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है वो है कि आपने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं देना है, पानी भी नहीं देना है, एंड आपकी बॉडी एक तरह से कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है और आपकी बॉडी से मास चला जाता है, सारा मसल चला जाता है, बॉडी अल्ट्रा लीन हो जाती है, तमाम तरीके के न्यूट्रिशनल डिप्लीशन होता है, बॉडी बहुत कमज़ोर हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम वैद्य शिखा प्रकाश है और मैं पड़ाव स्पेशलिटी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर की मुख्य संचालिका हूँ। एंड इस वीडियो के माध्यम से हम बेसिकली पैनक्रेटाइटिस कितनी खतरनाक बीमारी हो सकती है, फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कब कब ये डेंजर में जा सकती है और आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग बन सकती है, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपके जो मन में सवाल हों इससे रिलेटेड वो सॉल्व हों। पैनक्रेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम अमूमन लोग तभी सुनते हैं जब इसको उनको ये पहली बार होती है, उनके किसी परिवार के सदस्य को होती है, किसी दोस्त को या किसी को भी होती है, तो उनको पहली बार बीमारी के बारे में पता लगता है। जनरली मतलब 90% लोगों को इस बीमारी के बारे में पहले नहीं पता होता है। अब जब बीमारी हो जाती है तो जब डॉक्टर कहते हैं भाई ये जानलेवा भी हो सकती है, वहाँ पर सबसे पहले लोगों के अंदर भय या फियर आता है कि अरे ऐसी बीमारी जिसका नाम नहीं सुना और जिससे मौत भी हो सकती है, तो वहाँ पर लोग आके इससे घबरा जाते हैं। तो पैनक्रेटाइटिस आपकी, जैसे मैंने पहले ही बोला, कि जानलेवा होती है, लेकिन सारी पैनक्रेटाइटिस जानलेवा होती है ऐसा नहीं बोल सकते हैं। पैनक्रेटाइटिस माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है, एंड देन सीवियर के बाद वो कई बार ऑब्वियसली आपको फेटल है कि आपकी जान भी जा सकती है। पैनक्रेटाइटिस जानलेवा कब हो सकती है? जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि ये कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन समझना ज़रूरी है कि कब हम इसको लाइटली ना लें। तो यूजुअली जब पैनक्रेटाइटिस का कोई सीवियर अटैक आता है या दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो आप हॉस्पिटलाइज़ जब होते हैं, तो डॉक्टर्स आपके वाइटल्स को मॉनिटर करते हैं। तो यदि डॉक्टर मॉनिटर करता है कि भई हार्ट रेट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या कोई इन्फेक्शन हो रहा है, आप ढंग से साँस नहीं ले पा रहे हैं, कई बार यूरिन का आउटपुट रुक जाता है, इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं, तब हमें और ज़्यादा केयरफुल हो जाना चाहिए। कई बार नेक्रोटाइज़िंग पैनक्रेटाइटिस के केसेज़, अगर वो इन्फेक्टेड नेक्रोटाइज़िंग पैनक्रेटाइटिस हो गई है, तो उसमें भी कई बार ये मतलब कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। एंड अगर टाइमली मैनेजमेंट ना मिले और अगर बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब जाके ये खतरे की तरफ बढ़ता है। तो हमेशा इसका केयर और सही मार्गदर्शन और सही इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पैनक्रेटाइटिस कई तरीके की होती है और उसमें एक खराब तरीके की पैनक्रेटाइटिस होती है, इसे हम नेक्रोटाइजिंग पैनक्रेटाइटिस बोलते हैं। ये एक तरीके की अक्यूट पैनक्रेटाइटिस ही हुई। और जैसे कि मैं पहले भी आपको एक बार समझा रही थी कि जब अटैक आता है तो हमारा जो ब्लड सप्लाई होता है पैनक्रियास के अंदर, वो हद तक अ, मतलब हैम्पर हो जाता है, तो जिस वजह से उस टिश्यू तक आपका ऑक्सीजनेशन नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो टिश्यू डैमेज होता है या सड़ने लग जाता है। तो उसको हम नेक्रोटाइजिंग पैनक्रेटाइटिस या नेक्रोसिस बोलेंगे। और ये यूजुअली स्टेराइल होती है या फिर नॉन इन्फेक्टेड होती है। बट जैसे-जैसे वो नेक्रोसिस वाला पार्ट वहाँ पे पड़ा रहता है, कई बार जो आपका गट बैरियर होता है, क्योंकि वो भी लीकी होता है इन्फ्लेमेशन के कारण से, कई बार कुछ बैक्टीरिया आपके उस नेक्रोसिस पार्ट को रीच आउट करते हैं या दोनों आपस में इन टच आते हैं, तो वहाँ से उसमें कंटैमिनेशन हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिस वजह से वो बैक्टीरियल नेक्रोटाइजिंग पैनक्रेटाइटिस हो सकती है, कई तरह के इन्फेक्शन से वो इन्फेस्ट हो सकती है, जिस वजह से वो आगे जाके कई तरह के खतरा पैदा कर सकती है। तो नेक्रोटाइजिंग से नॉन इन्फेक्टेड नेक्रोटाइजिंग नेक्रोटाइजिंग में इस तरीके से परिवर्तित होती है। अक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैनक्रेटाइटिस अपने में काफ़ी घातक बीमारी है, लेकिन अगर उसमें कई बार कुछ बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई है और कोई इन्फेक्शन हो गया है, वो बेसिकली पूरी की पूरी जो बीमारी की डायनामिक है उसी को चेंज कर देता है। उसकी सिवियरिटी को डिफाइन करता है और पूरी बीमारी को ही बदल देता है, क्योंकि पैनक्रेटाइटिस के अलावा अब हम एक और कंडीशन को हैंडल कर रहे हैं जो कि सेप्सिस है। यानी वहाँ पे कई तरीके के इन्फेक्शंस हो गए हैं और तरह तरह के जूसेस वहाँ पे सिक्रीट हो रहे हैं, इन्फेक्शन पैदा हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से वो जानलेवा भी हो सकता है। सीवियर पैनक्रेटाइटिस के पेशेंट्स में कई बार सेप्सिस एक कॉमन फाइंडिंग देखने में मिलती है और
इनिशियली जब भी इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्टेड नहीं होता है और इसको हम पिन पॉइंट भी नहीं कर सकते कि ये सेप्सिस में कन्वर्ट होगा नहीं होगा। तो जब सीवियर अटैक आता है तो जैसे हम बात कर रहे थे, जो हमारा ब्लड सप्लाई है, इन्फ्लेमेशन की वजह से वो हैम्पर हो जाता है और तमाम तरीके के इन्फ्लेमेटरी सिक्रीशंस हमारा पैंक्रियास क्रिएट करता है, जिस वजह से ऑक्सीजनेशन आपका हैम्पर होता है, तो आपका पैंक्रियास के जो टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं और वो एक तरह से नेक्रोसिस या सड़ जाते हैं। और बियॉन्ड अ पॉइंट जब वो, क्योंकि वो इनिशियली तो आपके नॉन इन्फेक्टेड होते हैं या उसको बोलेंगे नॉन इन्फेक्टेड पैंक्रियाटिस, लेकिन कई बार जब वो आपके गट के संपर्क में आएंगे या छोटी आंतों के संपर्क में आएंगे तो वहाँ से वो इन्फेक्शन को एक्वायर कर लेते हैं, जिस वजह से उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होती है और इन्फेक्शन होता है और एक सर्कुलेटरी डिसऑर्डर की तरह डेवलप होता है और बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसको हम सेप्सिस बोलते हैं। और उसके लिए बहुत हेवी एंटीबायोटिक्स इत्यादि का डॉक्टर्स यूज़ करते हैं और जिससे उसको कंट्रोल में लेकर आता है। और सेप्सिस की कंडीशन कई बार ख़तरनाक भी हो सकती है और इन्फेक्शन को कंट्रोल करना भी बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, बट इट इज़ डेंजरस एंड नीड्स मेडिकल इंटरवेंशन। जब भी हम किसी ऑर्गन फेलियर की बात करते हैं पैंक्रेटिस के साथ, तो यूजुअली अक्यूट पैंक्रेटिस के केसेस में देखने को मिलती है। एंड कई बार पेशेंट क्लिनिकली काफ़ी अच्छा फील कर रहा होता है, उसको भूख लगने लगती है, पेन कम हो जाता है और स्टेबल हो जाता है, बट डिटोरिएशन अंदर ही अंदर होती है। कई बार इन्फेक्शन होता है जो नहीं समझ आ रहा होता है, नेक्रोसिस होती है और ये एकदम से क्लियरली कोई साइन एग्जिबिट नहीं करता। मतलब नेक्रोसिस में कई बार आपको पेन भी नहीं हो तो पेशेंट को लगता है कि हम में तो बिल्कुल ठीक हैं, और इन्फेक्शन हो, लेकिन इन्फेक्शन जब तक कोई फीवर नहीं है तो कई बार वो भी क्लियर नहीं होता है। तो ग्रेजुअली ये सारी चीज़ें शरीर के अंदर बिल्डअप होती रहती हैं, अचानक हम देखते हैं कि ऑर्गन्स आपके कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू कर देते हैं एंड और दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म एंड दे वुड लीड टुवर्ड्स ऑर्गन फेलियर, जिस वजह से कई बार अचानक से बीमारी बढ़ जाती है एंड पता भी नहीं लगता, क्योंकि कोई और तरीका होता नहीं उसको हमें पकड़ने का। सो द रीज़न वाई देर आर मोर्टालिटीज़ इन पैंक्रियाटाइटिस इज बिकॉज it is a progressive disease and sometimes there are no signs, it is silent and very difficult to understand. पैंक्रियाटिस का जब तेज़ अटैक आता है तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है वो है कि आपने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं देना है, पानी भी नहीं देना है। तो उसको हम एनपीएम में रखते हैं, कुछ नहीं खिलाएंगे, कुछ नहीं पीने को देना है एंड आपकी बॉडी एक तरह से कैटाबॉलिक स्टेज में चली जाती है और आपकी बॉडी से मास चला जाता है, सारा मसल चला जाता है, बॉडी अल्ट्रा लीन हो जाती है, तो इन बॉडी में तमाम तरीके के न्यूट्रिशनल डिप्लीशन होते हैं, बॉडी बहुत कमज़ोर हो जाती है और इस वजह से फोकस रहता है कि आपको आईवी फ्लूइड्स के थ्रू कैसे मतलब नरिश करें और ताकि आप डिहाइड्रेटेड भी ना हो और कुछ कुछ तरीके के न्यूट्रिशन आपके अंदर जाएं। और जब हमारे अंदर माल नरिशमेंट होगा या फिर खाना पीना कुछ भी नहीं जाएगा, खुराक बिल्कुल नहीं जाएगी, तो बेसिकली इन्फेक्शन की रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से कई बार वो और ज़्यादा आपको डेंजर की तरफ पुश करती है एंड रिकवरी आपकी पुअर होगी, आपके अंदर स्ट्रेंथ चली जाएगी। तो ऑल दीज फैक्टर्स कैन एक्चुअली डिटोरिएट योर कंडीशन। अभी जितना हम मॉडर्न लिटरेचर देखते हैं या उसको पढ़ते हैं तो उसमें सामने ये क्लियर होता है कि अब डॉक्टर्स फोकस करते हैं कि अगर 1-2 दिन भी पेशेंट थोड़ा बेटर फील कर रहा है या पेन से फ्री है, तो लोग खाने को या सॉफ्ट फूड को रीइंट्रोड्यूस करते हैं एक मतलब स्टेप लैडर मेथड में, सॉरी। अब ये मॉडर्न लिटरेचर अगर हम देखते हैं और आजकल फोकस ये रहता है, वंस द पेशेंट इज स्टेबलाइज्ड दे वुड वांट टू रीइंट्रोड्यूस फूड, वेदर इन मतलब लिक्विड फॉर्म या सेमी सॉलिड फॉर्म, और धीरे धीरे करके खाने को रीइंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक पेशेंट को भूखा रखना भी पैंक्रेटिस के पेशेंट के लिए बहुत एक अच्छा आइडिया नहीं रहता है। पड़ाव में जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो पहला जो हमारा स्टेप होता है कि हम पेशेंट की बहुत डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं और कई बार किसी की हिस्ट्री होती है शायद अभी 6 महीने से पैंक्रेटिस हुई है, या फिर कई बार होती है कि 20 साल से हुई है। कई बार किसी को 2 ही अटैक आते हैं, तो कई बार किसी को 100 से भी ज़्यादा अटैक आए हुए हैं। तो जो सवाल अभी मेरे से पूछा है कि बार-बार अटैक आने से क्या नुकसान होता है और कैसे इसे कॉम्बैट करें और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं और बार-बार अटैक क्यों इतनी जल्दी आने लग जाते हैं। तो उसमें एग्ज़ाम्पल मैं दूँगी अपने केस का, सुमन का। वो पड़ाव में लास्ट ईयर थे हमारे पास, उसको 120 से ज़्यादा अटैक आए थे और जब बार-बार अटैक आता है तो बेसिकली हर अटैक के बाद थोड़ी-सी स्कारिंग आपके पैंक्रियास के स्ट्रक्चर में दिखने को मिलती है या थोड़ा-सा डैमेज होता है। जैसे इसको मैं ऐसे समझाती हूँ कि अगर आपको किसी से आपकी अच्छी दोस्ती है और एक बार आपने उससे झगड़ा किया है, तो शायद पहली बार इतना मन नहीं खराब होगा, तो आप उसको माफ़ कर दोगे। फिर दोबारा झगड़ा होगा, तो इस बार थोड़ा-सा गुस्सा जल्दी आ जाएगा।
तीसरी बार होगा तो और जल्दी गुस्सा आ जाएगा और 8-10 बार तो वो कुछ बोलेगा भी नहीं, आपको पहले गुस्सा आ जाएगा। तो सिमिलरली पैनक्रियाटिस के अटैक्स के दौरान, हर अटैक के साथ आपके पैनक्रियाज़ की जो रेज़िस्टेंस है या रेज़िलियंस जो है वो कमज़ोर होती जाती है। तो पहले हो सकता है कि बहुत कुछ करने के बाद एक अटैक आ जाता था, फिर अभी 6 महीने में आ रहा है। एक टाइम के बाद होता है कि कुछ भी किया अटैक आ जाता है। तो बेसिकली पैनक्रियाज़ इतना कमज़ोर हो गया कि अरे आज एक रोटी आधी खा ली, ज़्यादा खा ली या थोड़ा-सा घी ज़्यादा खा लिया या आज भूखे पेट ज़्यादा रह गया, नींद कम हो गई, बाहर चले गए। अब आपका शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि टू एवरी चेंज योर पैनक्रियाज़ इज़ रिएक्टिंग। तो बेसिकली पैनक्रियाज़ अब चिढ़ गया है कि अब कुछ भी करोगे मैं गुस्सा हो जाऊँगा। तो इसलिए पैनक्रियाटिस जब बार-बार अटैक होने लग जाता है तो उसका वो स्टेटस हो जाता है कि अब उसके अंदर कोई शक्ति नहीं बची है, बस वो हर थोड़ी देर में उसका अटैक वो ट्रिगर हो रहा है। तो जब ऐसे मरीज़ होते हैं, उनके अंदर बेसिकली एक फ़ियर होता है, वो खाने से भी डरते हैं कि मैं खाऊँगा तो दर्द होगा, नहीं खाऊँगा तो गैस्ट्रिक होगा। तो बेसिकली वे कश्मकश में फँस जाते हैं कि अब इसको मैनेज करें तो कैसे करें? तो ये कॉमनली मैं देखती हूँ एंड लोग नहीं समझ पाते हैं कि भई मेरी रिपोर्ट मैम बिल्कुल ठीक आती है, कोई एंजाइम नहीं बढ़े कुछ, लेकिन उनको पेन हो रहा है। एंड ये मैं देख रही हूँ कि ये मतलब जो जिसने भी ये सवाल मुझसे पूछा, आई थिंक ये बहुत ही एप्ट सवाल है। और पैनक्रियाटिस के अटैक्स कई बार बिल्कुल ही मतलब अनप्रेडिक्टेबल होता है, समझा भी नहीं पाते कि आपको ये क्यों हुआ होगा। लेकिन हाँ, फ़ोकस ये करना है कि पैनक्रियाज़ की हेल्थ को रिस्टोर करें, उसकी अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन को रिस्टोर करें, जो कि केवल आपका खान-पान, रहन-सहन, दवा तीनों के कॉम्बिनेशन से किया जा सकता है। कोई भी ऐसी दवा नहीं हो सकती जो जाके केवल इन्फ्लेमेशन को ठीक करे। जब तक आप अपना खान-पान ठीक नहीं करेंगे, अपना जीवन शैली ठीक नहीं करेंगे, ये बीमारी कभी भी ठीक नहीं हो सकती। पैनक्रियाटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि हाइली अनप्रेडिक्टेबल इन नेचर है और मैं हमेशा यही बोलती हूँ अपने मरीज़ों को कि आपको बहुत अपना केयर करना है, ध्यान रखना है, खाना-पीने पे ध्यान रखना है, रूटीन पे ध्यान देना है। लेकिन यदि इवन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अगर आपको कोई अटैक आता है तो आपको फर्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करानी है, बिकॉज़ यू कांट से कि भई 3 दिन से दर्द था मैंने बताया नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा, हमने ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, नहीं। आपको फर्स्ट अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को हमेशा बताना चाहिए। अगर वो मैनेज नहीं हो पाता है तो हमेशा हायर सेंटर पे जाना चाहिए, क्योंकि पेन मैनेजमेंट फर्स्ट है। उसका इमेजिंग करा के देखेंगे क्या कारण है जो इतना दर्द हो रहा है, कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं बढ़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें ना, आजकल हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं और कि हमारे पे इतनी सारी तकनीक हैं, खून की जाँचें उपलब्ध हैं, रेडियोलॉजिकल टेस्ट अवेलेबल हैं कि हम जान पाएँ कि हुआ क्या है जिस वजह से उसको ट्रीट किया जाए। एंड अगर हमें टाइमली मेडिकल अटेंशन मिल जाए या ट्रीटमेंट मिल जाए तो बहुत हद तक किसी भी एडवर्सिटी से हम बच सकते हैं। बाकी डिज़ीज़ ख़राब है और अगर किसी सीवियर कंडीशन में हो, कोई इन्फेक्शन डेवलप हो जाए तो कई बार उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे फ़ेवर में नहीं भी हो सकते हैं। बट मैं सबको यही अर्ज करती हूँ कि ऑलवेज़ इन्फॉर्म एंड एक्ट एज़ पर द नीड ऑफ टाइम, मतलब वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।